हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 में हैं या फिर आईआईटी या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग क्लास 12 का फिज़िक्स का जो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स उसको एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग पेज नंबर 31 को यहाँ तक देख चुके थे और आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड को देखेंगे। तो चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है 5 मार्क्स में, और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए फटाक से मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। कंसीडर अ परमानेंट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड E एज शोन इन फिगर 1.22। बाय परमानेंट डाइपोल वी मीन दैट P exists irrespective to E, it has not been included by E। अब इसका कहना है कि हम लोग क्या करते हैं, एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल P को लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को लिया गया है जिसमें निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे हमारा रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोग को ध्यान में होगा कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे रखा जाए, 2a डिस्टेंस पे रखा जाए। एक हमारा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, दूसरा हमारा पॉजिटिव चार्ज, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वही इसका कहना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है यहाँ पर ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टोटली यूनिफॉर्म है। फिर है देयर इज़ अ फोर्स QE ऑन Q एंड फोर्स माइनस QE ऑन माइनस Q। मतलब दो हमारा चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है इस डायरेक्शन में है। ध्यान से समझेंगे इस फिगर को, फिगर थोड़ा सा उल्टा टाइप बनाया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इधर हमारा कौन सा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रहा होता है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर की तरफ हमारा जा रहा है फाइनली। तो यहाँ पे हम गौर करें तो पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर है, तो ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज पर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। तो QE यहाँ पर माइनस QE हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है इस डायरेक्शन में, और प्लस Q चार्ज पर प्लस QE रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब यहाँ जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है हमारा इस डायरेक्शन में कुछ ऐसे तिरछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे है, सीधा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस दोनों के बीच कुछ एंगल बनेगा, वही एंगल को यहाँ पे थीटा कुछ दिया हुआ दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, दोनों के बीच का एंगल हमारा कुछ थीटा है। और फिर आगे हम लोग देखते हैं और इसमें क्या क्या स्टेटमेंट है। द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज 0 सिंस E इज यूनिफॉर्म, देयरफॉर चार्जेस आर सेपरेटेड, सो द फोर्स एक्ट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स रिजल्टिंग इन ए टॉर्क ऑन द डाइपोल। इसका कहना है कि इस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो फाइनली जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पे, वो फोर्स का वैल्यू हमारा क्या है, 0 है। क्योंकि जितना अभी आप यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे जितना हमारा इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है QE, उतना ही हमारा इधर भी अप्लाई हो रहा है QE। बस डिफरेंस ये है कि हमारा नेगेटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन इधर है और पॉजिटिव के कारण डायरेक्शन इधर है। फोर्स हमारा सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके कारण क्या होता है, जो फाइनली टोटल फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है उस टोटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। फिर आगे कंडीशन को हम लोग पढ़ते हैं। हाउ एवर द चार्जेज आर सेपरेटेड सो द फोर्स, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। व्हेन द नेट फोर्स इज 0, जब नेट फोर्स हमारा 0 हो इस तरह के कंडीशन में, द टॉर्क कपल इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन। जब हमारा फोर्स 0 हो फाइनली इस तरह के सिचुएशन पे कि फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो फाइनली नेट फोर्स अगर 0 हो तो वहाँ पे क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है ना। इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स मल्टीप्लाई बाय द आर्म कपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी पैरेलल फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क QE इंटू 2a साइन थीटा। अब इस कंडीशन को देखिए, ध्यान से समझेंगे हम लोग। यहाँ जो हमारा QE है, हमारा QE इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन में है। अब टॉर्क हमारा क्या होता है, टॉर्क क्या होता है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। टॉर्क इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है मैकेनिक्स को अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान में लाएँ
तो हम लोग 11th में पढ़े थे, टॉर्क टाउ इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेसेस, जहाँ पे हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है दोनों प्लेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इस फिगर को मैं एक बार यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे इधर नेगेटिव चार्ज है -q, इधर हमारा +q है। इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और इस पे फोर्स हमारा कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। अब ये चार्ज को हम लोग यहाँ पे बढ़ा के लाते हैं कि इसका जो लाइन है सामने यहाँ पे आएगा और इसका जो लाइन है यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों मीट करता है, तो जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये है, तो टॉर्क का जो हमारा वैल्यू है, दोनों सेम फोर्स है, तो ये फोर्स का वैल्यू ये फोर्स ले लीजिए या फिर ये फोर्स ले लीजिए इनटू दोनों चार्ज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये वाला वैल्यू है, यहाँ से यहाँ के बीच का वैल्यू है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यहाँ जो एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारा क्या है, थीटा है ना। तो इसका जो हमारा रिलेशन है साइन थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे हमको थीटा पता है और ये डिस्टेंस हमको पता है 2a, ये डिस्टेंस हमको पता है कि दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या होता है, 2a होता है। ठीक है, तो फाइनली जो हमको डिस्टेंस पता है साइन थीटा इक्वल टू p/h से वो डिस्टेंस हमको वो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक उसी को यहाँ पे अप्लाई किया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा फोर्स है वो फोर्स और इनटू दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का ऊपर से लेकर नीचे के बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा थीटा था, तो साइन थीटा ले तो p/h, तो ये p ये वैल्यू तो हमको चाहिए ही था, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको x मान लीजिए। तो साइन थीटा अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/h मतलब x/2a, ये हमारा इक्वल टू साइन थीटा है ना। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2a इंटू साइन थीटा, 2a इंटू साइन थीटा। तो जो हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक टॉर्क अप्लाई हो रहा है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू q इंटू ई है और इनटू जो हमारा डिस्टेंस था वो डिस्टेंस का वैल्यू हमारा क्या है, 2a साइन थीटा। फाइनली दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू QA इंटू ई साइन थीटा। मतलब इसको हम लोग 2 को पहले डाल दिए हैं और Q इंटू ए अलग कर दिए हैं और ई साइन थीटा अलग कर दिए हैं। अब Q इंटू ए या फिर Q इंटू 2a को हम लोग क्या बोलते हैं, P। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है P, उसका हमारा फार्मूला क्या होता है, Q इंटू 2a। यह बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, P इक्वल टू Q इंटू 2a। तो यहाँ पे जो हमारा Q इंटू 2a लिखा हुआ है, इस चीज़ के बदले में हम लोग P लिख सकते हैं। फाइनली क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे की बातों को हम लोग पढ़ते हैं। इट्स डायरेक्शन इज़ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर कमिंग आउट ऑफ इट। इसका जो डायरेक्शन है उसका हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, पेपर के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस E इज़ ऑल्सो PE साइन थीटा। इट्स डायरेक्शन इज़ नॉर्मल टू द पेपर कमिंग आउट ऑफ इट, दस टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। अब यहाँ पर जो टाउ का जो मैग्नेटिक, ये जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क है इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। तो टाउ इक्वल टू क्या वैल्यू आया है, Q 2QA इंटू ई साइन थीटा, मतलब 2QA इसको हम लोग P लिखे हैं तो PE साइन थीटा है ना। PE साइन थीटा को हम लोग अगर लिखे तो हम लोग P क्रॉस E भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में जानते हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जो है वो क्या हो जाता है, AB साइन थीटा है ना। तो AB साइन थीटा अगर हमारा होता है तो यहाँ पे PE साइन थीटा जो है हमारा, उस PE साइन थीटा के बदले हम लोग क्या करते हैं, P क्रॉस E डाल देते हैं। इसको हम लोग P क्रॉस E लिखे या फिर PE साइन थीटा लिखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम ही हैं। फिर आगे की बातों को हम लोग पढ़ते हैं। दिस टॉर्क विल टेंड टू अलाइन द डाइपोल विद द फील्ड E। व्हेन P इज़ अलाइंड विथ E द नेट टॉर्क इज़ 0। अब ये जो टॉर्क है वो क्या कोशिश करेगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में अलाइन कर दे, है ना। अगर उसी लाइन में अगर आ जाए, जैसे मान लीजिए कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे है कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, अगर ये दोनों सेम लाइन में आ जाए, मान लीजिए कि डाइपोल जो इधर था उधर से चेंज होकर डाइपोल भी चेंज होकर ऐसे आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा,
जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है डाइपोल पर, उसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, फाइनली फिनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उस समय टॉर्क भी अप्लाई नहीं होगा। फिर है व्हाट हैपेंस इफ़ द फील्ड इज़ नॉट यूनिफॉर्म। क्या होगा अगर फील्ड जब यूनिफॉर्म नहीं हो? फील्ड यूनिफॉर्म था तभी तो हमारा फोर्स इक्वल अप्लाई हो रहा था, और फाइनली इक्वल फोर्स अप्लाई होने के कारण हमारा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या है। इन दैट केस द नेट फोर्स विल इविडेंटली बी नॉन जीरो। उस कंडीशन में जो हमारा नेट फोर्स जीरो हो जा रहा था इस पर, वो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो नहीं होगा, इधर कुछ अलग फोर्स होगा और इधर कुछ अलग फोर्स होगा। इन एडिशन देयर विल बी इन जनरल बी अ टॉर्क ऑन द सिस्टम एज बिफोर। अब इस कंडीशन में जो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो टॉर्क हमारा अलग कंडीशन में प्रोड्यूस होगा। वो कैसे? फिर देखते हैं। द जनरल केस इज़ इन्वॉल्व, सो लेट अस कंसीडर द सिंपलर सिचुएशन व्हेन P इज़ पैरेलल टू E और एंटी पैरेलल टू E। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम लोग पैरेलल ले लेते हैं या फिर एंटी पैरेलल ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड को या तो आप ऐसे ले लीजिए या फिर ऐसे ले लीजिए, उल्टा डायरेक्शन में ले लीजिए, कैसे भी हम लोग ले लेते हैं। फिर है इन आइदर केस द नेट टॉर्क इज़ जीरो। अब इस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं अप्लाई होगा उस पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, तो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक टॉर्क जीरो हो जाएगा। बट देयर इज़ अ नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, E इज़ नॉट यूनिफॉर्म। अब इस पे जो है हमारा कुछ नेट फोर्स इसका कहना है कि अप्लाई हो रहा है। वो कैसे अप्लाई हो रहा है? मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ऐसे जा रहा है तो इसको भी तो क्रॉस करके जा रहा होगा, तो जो ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स, वो ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेकिन कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा होगा। फिर वो क्या है आगे देखते हैं। फिगर 1.23, ये जो हमारा फिगर 1.23 है, इज सेल्फ एक्सप्लानेटरी। इट इज़ ईजली सीन दैट when P is parallel to E, the dipole has a net force in the direction increasing field। अब कुछ हमारा दोनों अगर पैरेलल हो तो उस कंडीशन में इस पर नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं तो इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर होगा और नेगेटिव चार्ज हमारा इधर होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और पॉजिटिव पे इधर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। मतलब कि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस फोर्स को यहाँ पे दिखाया गया और यहाँ जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनली हमारा डायरेक्शन इधर है। अच्छा, इसी को जो हम लोग उल्टा कर दे रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज इधर, तो हम लोग क्या देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके इधर फोर्स अप्लाई करेगा जिसको यहाँ दिखाया जा रहा है, और नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिसको नीचे दिखाया जा रहा है ना। मतलब कि दोनों कंडीशन में जो फोर्स किस तरह से इन चार्जेस पर अप्लाई होगा, बहुत कम अमाउंट में उस फोर्स को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। फिर है व्हेन P इज़ एंटी पैरेलल टू E, द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज़ इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड। इन जनरल द फोर्स डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू E। अब इस कंडीशन में देखिए वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जैसे ही इसके चार्ज को हम लोग चेंज करते हैं, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है उसका डायरेक्शन भी हमारा चेंज हो जाता है। इस कंडीशन में जो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स जो चेंज हो रहा है, और इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। फिर है दिस ब्रिंग्स अस टू अ कॉमन ऑब्जर्वेशन इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये हमको इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को समझ सकते हैं। अ कॉम्ब रन थ्रू ड्राई हेयर, देयर अट्रैक्ट्स द piece of paper. The comb, as we know, acquires charge through friction, but the paper is not charged. अब इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग कंघी वाला जो एग्जांपल पढ़े थे कि कंघी को अगर हम लोग रब करके, हेयर से रब करके अगर हम लोग छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास ले जाए तो कागज़ का जो टुकड़ा है छोटा छोटा वो अट्रैक्ट होके इसकी तरफ आएगा। तो उस कंडीशन में इसका कहना है कि हमारे कॉम्ब पे तो चार्ज होता है लेकिन जो हमारा पेपर का टुकड़ा होता है उस पर चार्ज नहीं होता है, फिर भी वो अट्रैक्ट हो जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं। बट द पेपर इज़ नॉट चार्ज, लेकिन पेपर चार्ज नहीं होता है। व्हाट देन एक्सप्लेन्स द अट्रैक्टिव फोर्स। तब उस कंडीशन में जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या एक्सप्लेन करता है कि अट्रैक्टिव फोर्स क्यों अप्लाई हो रहा है। टेकिंग द कलर फ्रॉम प्रिसीडिंग, आगे फिर हम लोग पेज नंबर 32 को देखते हैं।
टेकिंग द clue from previous discussion, the charged comb polarizes the piece of paper. पोलराइजेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा पीछे पढ़े थे, तो उसी कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करते हुए देखा जा सकता है कि जो हमारा चार्ज कॉम्ब है वो पेपर को क्या करता है, पोलराइज कर देता है। दिस इज़ अ नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और क्या करता है, उसमें जो नेट डाइपोल मोमेंट है, हम लोग पढ़े थे कि H2O में हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है H2O का मॉलिक्यूल में, तो उसी तरह पेपर का जो मॉलिक्यूल है उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर देता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाता है, मतलब कंघी के डायरेक्शन में आ जाता है। फिर है फर्दर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉम्ब इज़ नॉट यूनिफॉर्म। अब जो कंघी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इन दिस सिचुएशन इट इज़ ईजिली सीन दैट द पेपर शुड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ कॉम्ब। तो इस कंडीशन में क्या देखा जा सकता है कि जो हमारा पेपर का टुकड़ा है वो कॉम्ब की डायरेक्शन में मूव करके इधर की तरफ आ जाता है। फिर जो आपका टॉपिक है 1.13 कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा लंबा भी है, तो आपका जो क्लास है ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी जो पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो टॉपिक। फाइनली हम लोग क्या पढ़े हैं, टॉर्क, जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला है टॉर्क टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में 1-2 बार पूछा भी जा चुका है, और ये फार्मूला पे बेस्ड आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है, और इसका यूज़ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी होगा, तो इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे।